हेलो दोस्तों, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ के बारे में। जानेंगे कि मुस्लिम लॉ में वक्फ क्या होता है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, क्या इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने टाइप का वक्फ होता है और वक्फ और ट्रस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम इन पूरी डिटेल को समझेंगे और ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मतलब क्या होता है वक्फ का। तो वक्फ का अगर लिटरली मतलब हम समझें तो इसका मतलब होता है डिटेंशन, स्टॉपेज या टाइंग अप। मतलब कि डिटेंशन की प्रॉपर्टी का डिटेंशन गॉड के थ्रू हो जाना या फिर इसका टाइंग अप, इसका जुड़ जाना गॉड से। यहाँ गॉड का मतलब यहाँ पर अल्लाह से है। और दोस्तों, अगर हम इसको मतलब में जाएं पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ये मतलब होगा कि ऑनरशिप ऑफ डेडिकेटेड प्रॉपर्टी इज टेकन अवे फ्रॉम द पर्सन मेकिंग वक्फ एंड ट्रांसफर्ड एंड रिटेन्ड बाय द गॉड इन सच अ मैनर दैट द प्रॉफिट मे रिवर्ट टू एंड बी अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है वो जो है, जो उसके ऑनर हैं उससे हट जाती है, उससे ख़त्म हो जाती है, उनसे ले ली जाती है और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, इस पर्पस के लिए कि जिससे उसका बेनिफिट जो है वो मैनकाइंड के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए किया जाए। तो सिंपल वर्ड में हम समझें तो प्रॉपर्टी इंसान से गॉड को ट्रांसफ़र हो जाती है और उसका जो यूज़ होता है, उसका जो इस्तेमाल होता है वो बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें सेक्शन 2 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट क्या कहता है। तो इसकी डेफिनेशन में कहता है कि वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन possessing द मुसलमान फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुसलमान लॉ एज रिलीजियस पियोस एंड चैरिटेबल। मतलब कि यहाँ पर यह है कि जो भी मुसलमान फेथ को रखता है, जो भी इंसान, वो अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर सकता है परमानेंटली। और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल भी हो सकती है, और कोई भी ऐसे पर्पस के लिए जो कि रिकॉग्नाइज बाई मुसलमान लॉ एज रिलीजियस प्योस एंड चैरिटेबल। दोस्तों, ये तीन वर्ड हमेशा याद रखिएगा, रिलीजियस प्योस एंड चैरिटेबल। ये अगर तीनों पर्पस अगर रिकॉग्नाइज है मुसलमान लॉ में, कोई भी ऐसा पर्पस जो कि रिलीजियस प्योस एंड चैरिटेबल रिकॉग्नाइज है, तो उस पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी डेडिकेट की जाती है एक मुसलमान इंसान के थ्रू, तो वो जो है वक्फ कहलाएगा। वक्फ एक्ट 1954 भी इसी तरीके की सेम डिफिनेशन देता है, बस वो मुसलमान की जगह उसने इस्लाम वर्ड यूज़ किया है और एनी प्रॉपर्टी की जगह उन्होंने इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो ये जो डिफिनेशन है आपको याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 ऑफ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट और सेक्शन 2 ऑफ वक्फ एक्ट 1954, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कर लें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है या इसमें से हम एसेंशियल चीज़ें निकालें तो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला, कि जो डिटेंशन होगा प्रॉपर्टी का वो बाय दी गॉड हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी जो है गॉड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी में ऑनरशिप का राइट होगा वो जो है उसके जो रियल ऑनर है उनसे ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा ये यहाँ पे होगा कि जो प्रॉपर्टी का यूज़ होगा वो या तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा या रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा या फिर प्योस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो दोस्तों, अब डिटेल में बात करें कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी वक्फ की। तो सबसे पहला है कि परमानेंट डेडिकेशन होगा। परमानेंट डेडिकेशन का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगी जो ऑनर है उससे गॉड को। अब गॉड को ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे प्रॉपर्टी गॉड तो यूज़ करेंगे नहीं, तो उसका यूज़ किस लिए होगा, या तो रिलीजियस पियोस या फिर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए उसका यूज़ होगा। और ये रिलीजियस पियोस एंड चैरिटेबल पर्पज़ जो है वो मुस्लिम लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कोई भी ऐसा रिलीजियस प्योर एंड चैरिटेबल पर्पज़ है लेकिन अगर मुस्लिम लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो वहाँ पे उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। अब किस तरीके से परमानेंट डेडिकेशन कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक तरह से डेडिकेशन होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर्टी इंसान ये कहे कि हाँ भाई मैं ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो डेडिकेशन है वो परमानेंट होना चाहिए और बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई इसमें सिर्फ अमीर लोग ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ गरीब लोग ही यूज़ कर सकते हैं या फिर मुस्लिम वुमेन यूज़ कर सकती है या मेन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिव हमेशा उसका ये होना चाहिए कि उसका रिलीजियस प्योर एंड चैरिटेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, होना चाहिए। और वो जो है डेडिकेशन ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग में भी हो सकता है। दूसरा जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये है कि कम्पिटेंसी ऑफ द वाकिफ। वाकिफ कौन होता है, तो वाकिफ वो पर्सन होता है जो कि फाउंडर ऑफ वक्फ होता है, जिसने वक्फ में प्रॉपर्टी दी है, तो उसको वाकिफ कहा जाता है। वो कैसा होना चाहिए, वो मस्ट बी मुस्लिम होना चाहिए। तो हमने वक्फ
की डिफिनेशन में देखा, या तो वो मुसलमान रिलीजन को हो या वो इस्लाम का हो, तो इसमें मतलब यहाँ पे ये आता है कि वो मुस्लिम होना चाहिए और वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक हो, ऐसा ना हो कि वो इंसान हो, अनसाउंड माइंड हो, कोई पागल हो, वो वक्त की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसने 18 साल की उम्र जो कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से वो है कंप्लीट कर ली हो। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए या फिर उसके पास प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए ट्रांसफ़र का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक वक्फ को क्रिएट करने के लिए। अब आगे बात करें कि क्रिएशन ऑफ वक्फ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वक्फ को क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या कह लें कि 3 तरीके से उसको क्रिएट किया जा सकता है। पहला है कि बाय एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, जो इंसान जीवित है वो जो है वक्फ को क्रिएट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को है वक्फ में दे सकता है बाय मेयर डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर कर दे कि मैं आज से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में देता हूँ और इसका ये यूज़ होगा। दूसरा कि अगर कोई इंसान डेथ बेड पर है तो भी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता है और उसको कहा जाएगा वक्फ बाई मर्जुल मौत। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन है कि अगर वो वक्फ में प्रॉपर्टी देता है तो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं देगा, मतलब कि यहाँ पे जो विल वाला कंसेप्ट है वही अप्लाई होगा। दूसरा है बाय विल, कोई इंसान विल के थ्रू जो ही भी अपनी प्रॉपर्टी को जो है वक्फ में दे सकता है, मतलब कि वक्फ में प्रॉपर्टी जो है तब इन्फोर्स में आएगी जब वो इंसान की डेथ हो जाएगी। और तीसरा है कि बाय यूसेज, मतलब कोई अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत टाइम से चैरिटेबल, रिलीजियस या प्योर्स पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी कि वो प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिक जो है वो वक्फ में चली जाएगी और किसी भी तरीके का कोई भी डिक्लेरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ में हो जाएगी, मान ली जाएगी। तो दोस्तों वक्फ जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला है पब्लिक वक्फ, दूसरा है प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ जैसा कि नाम से ही समझ में आता है जो कि पब्लिक के लिए बना हो, जो कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए बना हो, तो वो पब्लिक वक्फ होता है। जैसे कि किसी ने मस्जिद को बना दिया, किसी ने रोड के बगल में कुआं बना दिया, तो वहाँ पे क्या होता है वो सारी चीज़ें जो हैं एक पब्लिक आम जनता जो है उसको यूज़ करती है। दूसरा है प्राइवेट वक्फ, मतलब कि जो वाकिफ़ है, जिसने अपनी फैमिली के यूज़ के लिए बनाया हो, जिसने अपने डिसेंडेंट के यूज़ के लिए बनाया हो, तो वहाँ पे उस वक्त को प्राइवेट वक्फ कहते हैं या फिर वक्फ उलल औलाद कहते हैं। यहाँ पे जो है ये एक इस तरीके का वक्फ होता है जो कि फैमिली सेटलमेंट के लिए होता है, मतलब कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करें। इसकी जो वैलिडिटी है उसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न थे, जिसमें बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला है हमीदुल्ला वर्सेस लतीफ़ुल हक। इस केस में जो प्रीवी काउंसिल है उसने कहा था कि जो प्राइवेट वक्फ है या वक्फ उल औलाद है उसको वैलिड कहा था। दूसरा है मोहम्मद हसानुल्लाह वर्सेस अमरचंद कुंडू। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्राइवेट वक्फ होंगे वो वक्फ वैलिड तभी होंगे जब एक सब्सटेंशियल डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा चैरिटेबल यूज़ के लिए। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी का जो है वो चैरिटेबल यूज़ होना चाहिए। अगर उसका चैरिटेबल यूज़ नहीं होता है, सिर्फ जो है वो उसके डिसेंडेंट ही यूज़ करते रहेंगे, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सारे जो हैं वो चीज़ों को क्लियर कर दिया वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 में कि ये चीज़ वैलिड होगी या वैलिड नहीं होगी। इस एक्ट के अंदर कहा गया कि जो भी मोहम्मदन है, मतलब जो भी मुस्लिम है, वो एक वक्फ क्रिएट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सक्सीसर एंड डिसेंडेंट, मतलब अपने जो आने वाले पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है एक वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द अल्टीमेट बेनिफिट इज रिजर्व फॉर चैरिटी, मतलब कि वहाँ पे जो उसका यूज़ होगा प्रॉपर्टी का वो चैरिटी होना चाहिए। मतलब कि ये ना हो कि वो उनको बाद में प्रॉपर्टी परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाए, वो उसकी प्रॉपर्टी को एज ए चैरिटी के तरह यूज़ करेंगे, उसकी बेनिफिट लेते रहेंगे बस वो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वक्फ। अगर कोई वक्फ क्रिएट होता है तो क्या क्या उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला है डेडिकेशन टू गॉड, मतलब कि जो प्रॉपर्टी का राइट होगा, जो ऑनरशिप होगी, वो गॉड को ट्रांसफ़र हो जाएगी, अल्लाह को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद इस्माइल वर्सेस ठाकुर शब्बीर अली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फुल औलाद जो है वो एक प्रॉपर्टी का डेडिकेशन है टू गॉड एंड ओनली द यूजुफ्रक्ट आर यूज बाय द डिसेंडेंट। मैंने जैसा कि बताया कि प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप होगा वक्फ उलल औलाद में, वो ऑनरशिप जो है वो गॉड के पास ही रहेगा, उसका यूजुफ्रक्ट जो उसकी बेनिफिट है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो जो है सिर्फ डिसेंडेंट
यूज़ करेंगे। इर्रिवोकेबल मतलब कि वक्फ एक बार बन गया तो वो बन गया, उसको कभी भी उसको जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो हमेशा के लिए अब गॉड के ऑनरशिप में रहेगा और उसकी हमेशा जो है वो पब्लिक के यूज़ में होता रहेगा। परमानेंट एंड परपीचुअल, परपीचुअल और परमानेंट से यहाँ पे मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वक्फ का, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ में चली गई तो हमेशा वक्फ में ही रहेगी, ये नहीं कि आज उसको वक्फ की जगह कल उसको कुछ और बना दिया गया, परसों कुछ और यूज़ में कर दिया गया। तो जिस चीज़ के लिए उसका यूज़ के लिए उसको किया जाएगा उसी यूज़ में वो प्रॉपर्टी होती चली आएगी। इसमें है केस है पीरन वर्सेस हफीज़ मोहम्मद का केस, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वक्फ ऑफ ए हाउस बिल्ट ऑन लैंड लीज फॉर ए फिक्स टर्म वाज इनवैलिड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक जो है एक घर बनाया, जो कि घर बनाया वक्फ के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे लैंड पर बनाया जो कि लीज पर था। तो जाहिर सी बात है अब वो लीज जब ख़त्म होगी तो उसको घर को भी हटाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है वो परमानेंट नहीं हो पाया वो। तो इस वजह से इस जो वक्फ है उसको जो है उन्होंने इनवैलिड करार दिया गया। इनएलिजिबल मतलब कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी जो है वो गॉड को ट्रांसफ़र हो गई, अब गॉड से प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमेशा जो है वो गॉड के ही ऑनरशिप में रहेगी और उसका कोई भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। प्योर्स एंड चैरिटेबल यूज़, हमेशा इसका जो यूज फ्रैक्ट होगा, जो इसका बेनिफिट होगा वो प्योर्स एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होगा, मतलब मैनकाइंड के लिए यूज़ में होगा। जो आवाम है, जो जनता है, जो उसके जिसके लिए जिन्होंने जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए जो है वो यूज़ में आ जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ द राइट ऑफ वाकिफ़, वाकिफ़ का जो राइट होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर से, उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं होगा, किसी भी तरीके का वो यूज़ुफ्रक्ट को भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, प्रॉपर्टी का, और किसी भी तरीके का बेनिफिट भी यूज़ नहीं कर सकता उसके ऊपर से वो। पावर ऑफ कोर्ट इंस्पेक्शन, कोर्ट के पास ये पावर हो जाती है कि वो इंस्पेक्ट कर सके, कि देख सके कि जो उसका मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पे जो है वो मुतवल्ली होते हैं हर वक्त प्रॉपर्टी की, कि उसका सही तरीके से उसको मैनेज हो रहा है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, क्या पता कहीं उससे कोई ऐसा यूज़ तो नहीं हो रहा जो कि क्रिमिनल ऑफेंस हो। तो प्रॉपर्टी को जिस यूज़ के लिए वक्त में दिया गया है उस यूज़ में प्रॉपर्टी का हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें कोर्ट जो है वो देख सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है अंडर वक्फ एक्ट 1954। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या होता है वक्फ और ट्रस्ट में। तो कुछ डिफरेंस है वक्फ और ट्रस्ट में। ट्रस्ट जैसा कि हम समझते हैं जो इंडियन लॉ के अंदर यूज़ करने वाला टर्म है, और वक्फ जो है वो मुस्लिम लॉ के अंदर यूज़ करने वाला टर्म है। दोनों का मसला यही हो है कि वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो है वो प्रॉपर्टी को देना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हम समझेंगे। पहला जो ट्रस्ट में क्या है, ट्रस्ट में जो है किसी भी तरीके का रिलीजियस मोटिव नहीं होता कि भाई किस रिलीजियस मोटिव के लिए प्रॉपर्टी का डेडिकेशन हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन वक्फ में होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड प्योर्स पर्पज़ के लिए। ये यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रस्टी होता है, जो मुतवल्ली होता है, वो किसी तरीके से बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। देर हैज़ टू बी ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 ही बताया गया है, चैरिटेबल, प्योर्स एंड रिलीजियस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फेथ। इन्वॉल्व डबल ऑनरशिप, इक्विटेबल एंड लीगल, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की ऑनरशिप होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑनरशिप होती है जो कि होती है गॉड की। द ट्रस्टी हैज़ सुपीरियर पावर्स ऑफ एलिनिएशन बिकॉज ही इज़ द लीगल ऑनर। यहाँ पे ट्रस्टी जो है वो लीगल ऑनर होता है तो उसके पास ज़्यादा पावर होती है, लेकिन मुतवल्ली जो है एक रिसीवर होता है और मैनेजर होता है तो इसके पास जो है वो ट्रांसफ़र की पावर नहीं होती। वहाँ पे तब आती है जब इसको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है और कुछ सर्टेन कंडीशन पे, ठीक है। ए ट्रस्टी डज नॉट हैव द पावर टू डिमांड रिम्यूनरेशन, ठीक है। ट्रस्टी के पास पावर नहीं होती कि वो रिम्यूनरेशन की डिमांड करे, लेकिन मुतवल्ली के पास पावर होती है कि रिम्यूनरेशन की डिमांड करे, मतलब जो भी उसको मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को, उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो दिया जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ट्रस्टी मे बी परपीचुअल, इररिवोकेबल एंड इनएलिजिबल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो ट्रस्ट होगा वो परपीचुअल हो, इररिवोकेबल हो या इनएलिजिबल हो, मतलब कि ट्रस्ट को जो है वो रिवोक भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वक्फ का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो यही है कि वो इनएलिजिबल होता है, इररिवोकेबल होता है एंड परपीचुअल होता है, परमानेंट होता है, इसको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक बार वक्फ क्रिएट हो गया तो वो क्रिएट हो गया। जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 वो अप्लाई होता है ट्रस्ट के मामले में। वहीं अगर हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट की बात करें तो वो अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे वक्फ जो एक्ट है वो अप्लाई होता है।
अब रिवोकेशन की बात करें तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अब तक जो है वो किसी भी तरीके से वक्फ को रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वो वक्फ को रिवोक किया जा सकता है। और वो कंडीशन कैसी है या किस सिचुएशन में वो कंडीशन अप्लाई होती है उसकी हम बात कर लें। तो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि टेस्टामेंट्री वक्फ में बी रिवोक बाय द ऑथर ऑफ द वक्फ एट एनी टाइम बिफोर हिज डेथ। जैसा कि हमने बताया कि विल के थ्रू भी वक्फ को किया जा सकता है, लेकिन वो इफेक्ट में कब आता है? वो इफेक्ट में आता है जब वाकिफ की डेथ हो जाए, जो ट्रस्ट या वक्फ बनाने वाला है उसकी डेथ हो जाए। तो वो डेथ होने से पहले ही अगर उसने रिवोक कर दिया तो वहाँ पे वक्फ जो है वो रिवोक माना जाएगा। दूसरा कि जैसा कि डेथ इलनेस से जो वक्फ क्रिएट होता है उसमें प्रॉपर्टी 1/3 ही दी जा सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने दे दी वो बियॉन्ड जो है 1/3 हो जाती है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी जो है वो 1/3 से ज़्यादा होगी उसको जो है वो रिवोक किया जा सकता है, उसको जो है वक्फ में नहीं दिया जाएगा। वक्फ क्रिएटेड बाय एन एक्ट इंटरविवस इज इर्रेवोकेबल इफ द वाकिफ रिजर्व द पावर ऑफ रिवोकेशन ऑफ द वक्फ इज इनवैलिड। अगर वाकिफ जो है वो कंडीशन रखता है कि वक्फ जो है वो हम उसको रिवोक कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो वक्फ जो है वो अपने आप में ही इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके की किसी भी कंडीशन के साथ जो है वक्फ को क्रिएट नहीं किया जा सकता। वक्फ जब भी क्रिएट होगा तो वो इर्रिवोकेबल फॉर्म में क्रिएट होगा। उसमें अगर इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है कि ये सिचुएशन आने पर मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ, तो उस तरीके की जो भी वक्फ होंगे वो इनवैलिड होंगे, वो वक्फ क्रिएट ही नहीं होगा। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।